Hello students, welcome all. Today we shall discuss about Saprolegnia fungus. It is a member of Phycomycetes classification Mycota, Eumycotina, Mastigomycetes, Oomycetes subclass, Saprolegnius order and Saprolegniaceae family. The genus is known as Saprolegnia. कैरेक्टरिस्टिक फीचर में देखिए आप फिलामेंटस होंगे थैलस एंड माइसीलियम जो रहेगा वो सीनोसिटिक मल्टी न्यूक्लिएट हाइफा का बना रहेगा। सीनोसिटिक का मतलब ये होता है इस प्रकार से हाइफा रहेगा जो कि ब्रांच रहेगा और मल्टी न्यूक्लिएट रहेगा। इस प्रकार से बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे बट देयर इज नो सेप्टा, ध्यान रहे। तो ऐसा लगेगा यूनिसेलुलर है बट इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड सीनोसिटिक एंड प्रोफ्यूजली ब्रांच, बहुत ज़्यादा ब्रांच रहेगा। और सेल वॉल जो रहेगी वो फंगल सेलुलोज की बनी रहेगी, काइटिन नहीं रहेगा, ध्यान रहे। और इसके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा दैट विल बी ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉप्स। इस प्रकार से तो फंगस की कहानी यही है कि उसमें क्लोरोफिल तो नहीं पाया जाता और थैलस माइसीलियम का बना होता है और माइसीलियम की यूनिट जो होती है वो हाइफा होती है। तो हाइफा यहाँ पर नॉन सेप्टेड या असेप्टेड कहिए और सीनोसिटिक है और उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन। तो इस प्रकार से ये माइसीलियम के स्ट्रक्चर भी हो गया। एंड देन जूस्पोर्स जो बनेंगे वो लाइफ साइकिल में 2 बार बनेंगे, दैट इज कॉल्ड डाईप्लेनेटिक कंडीशन। इट इज ऑल्सो नोन एज डाईप्लेनेटिज्म। प्रोलिफरेशन की प्रक्रिया भी सेप्रोलेग्निया में देखने में आई है कि यहाँ पर सेम जूस्पोरेंजियम से वह जूस्पोरेंजियम बनने की प्रक्रिया फिर से होती है और फिर वो जूस्पोरेंजियम से फिर एक जूस्पोरेंजियम बनती है। इस प्रकार से एक ही जूस्पोरेंजियम से कई बार जूस्पोरेंजियम बन रही है सेम जूस्पोरेंजियम से, तो उसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर द सेप्रोलेग्निया। एंड इन दिस केस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप, मीन्स male partner is motile and female partner is non-motile. Then multi-ovate ओगोनियम, यहाँ पर जो ओगोनियम रहेगा that will be multi-ovate means more than one egg, मतलब एक ओगोनियम के अंदर, जैसे ओगोनियम देखेंगे इस पर ग्लोबोस टाइप की होगी तो इसके अंदर बहुत सारे एग रहेंगे, मोर देन वन एग। इस प्रकार से इसको बोलते हैं, 4 से लेकर 10 तक हो सकता है, तो इसको बोलेंगे मल्टी ओविएट कंडीशन। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बताया। देन नेचर में आइए। नेचर जो होगा मोस्टली दे आर फाउंड इन एक्वेटिक एरिया, जल में पाए जाएंगे, एंड दे आर सेप्रोफिटिक इन नेचर और मोस्टली एज ए कॉटनी अपीयरेंस अराउंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज डेड फ्लाइज, एंड्स, मतलब चींटी, जैसे ये चींटी है मान लीजिए, तो ये चींटी या कोई भी डेड फ्लाई है तो इसमें यहाँ पर बहुत सारी माइसीलियम आपको दिखाई देंगे डेड में, ठीक है। तो इस प्रकार से पानी में यदि ऐसा कोई इंसेक्ट आपको दिखाई दे रहा है डेड, तो उसमें बहुत सारे बारीक बारीक हाइफा निकले हुए दिखाई देंगे, तो इट इज़ कॉल्ड सेप्रोलेग्निया का माइसीलियम। तो हमने लिख दिया है कि दे आर जस्ट लाइक कॉटनी अपीयरेंस, मतलब रुई जैसे कपास के अपीयरेंस जैसा दिखाई देगा डेड ऑर्गेनिक मेटल के ऊपर चारों तरफ, ठीक है ना, जो डिके हो रहा है, जैसे डेड फ्लाई हैं, एंड्स हैं, या कोई छोटा सा मांस का टुकड़ा है इन एक्वेटिक कंडीशन में, ठीक है ना, कोई फिश वगैरह मर गई मान लीजिए, तो उसमें उस पीस में बहुत सारे फंगस निकल आएंगे। और कुछ फिशेज में पैरासाइट भी देखा गया है कि सेप्रोलेग्निया की पैरासिटिका स्पेसीज है, वो मछलियों में पैरासाइट के रूप में भी रहती है, तो इसमें वो बहुत रेयर है बट हो सकता है। तो मोस्टली द नेचर विल बी सेप्रोफिटिक फंगस और इसमें कोई विशेष डिसीज वाली बात नहीं है। सोमेटिक हाइफा जो है यहाँ पर दैट इज प्रोफ्यूजली ब्रांच, बहुत ज़्यादा शाखित है, सिनोसिटिक है, मैंने पहले ही बताया, लॉन्ग है। सेल वॉल ध्यान रखेंगे फंगल सेलुलोज की बनी रहेगी, काइटिन नहीं रहेगा। और चूंकि क्लोरोफिल तो पाया नहीं जाता इसलिए इसमें जो रिजर्व फूड मटेरियल रहेगा दैट विल बी ग्लाइकोजन एंड ऑयल ड्रॉप्स, मतलब तेल की बूंदें और ग्लाइकोजन रहेगा। तो ये इसका विशेष डिस्टिंग्विश कैरेक्टर हो गए और इसके माइसीलियम की जानकारी हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन की ओर। तो रिप्रोडक्शन जो होगा वह 3 प्रकार से देखा गया है,
वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव का मतलब ये है जब भरपूर भोज्य पदार्थ रहेगा, मतलब डेड बॉडी रहेगी, डेड मीट वगैरह या इंसेक्ट्स वगैरह रहेंगे, मतलब फेवरेबल कंडीशन रहना चाहिए। तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, मतलब जैसे माइसीलियम है तो माइसीलियम टूट जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में और फिर से नया माइसीलियम उससे बनता चला जाएगा। ये होगा कब? जब एबुंडेंस मात्रा में फूड सप्लाई रहेगी। तो फेवरेबल कंडीशन का मतलब फंगस के लिए नरिशमेंट की उपलब्ध होना चाहिए। तो पहला तो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो गया। दूसरा गेमा के द्वारा होता है, मतलब हाइफल टिप, जैसे मान लीजिए इस प्रकार स्वेलिंग आ गई हाइफल टिप में और यहाँ पर एबुंडेंट फूड भर गया, मटेरियल न्यूक्लियस वगैरह सब, और यहाँ पर एक सेप्टा बन गया, तो ये वाला भाग गेमा कहलाएगा और ये इससे डिटैच होकर नया माइसीलियम बनाएगा। तो वही लिखा हुआ है, ये हाइफल टिप विथ एबंडेंट फूड मटेरियल एंड न्यूक्लियाई या तो सिंगल हो सकती है या फिर इन चैन एट मैच्योरिटी डिटैच होगी या न्यू माइसीलियम आने न्यू सबस्ट्रेटम में बना लेगी। तो इस प्रकार से ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। अब आइए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा दैट इज बाय मीन्स ऑफ जूस्पोर्स ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। इसके लिए भी फेवरेबल कंडीशन जरूरी है। और जूस्पोर्स जो रहेंगे दे विल बी प्रोड्यूस इन लॉन्ग सिलेंड्रिकल टर्मिनल जूस्पोरेंजिया। इस प्रकार से जूस्पोरेंजिया बनेगी और जूस्पोरेंजिया बनने के बाद जो होता है, जैसे बनने लगेगी तो यहाँ पर फिर सेप्टा बन जाएगा, मतलब रेस्ट ऑफ हाइफा से ये जूस्पोरेंजियम अलग हो जाएगी और ये मल्टी न्यूक्लियर रहेगी। तो हमने लिख दिया है जूस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन लॉन्ग सिलेंड्रिकल टर्मिनल जूस्पोरेंजिया एंड जूस्पोरेंजिया डेंसली फिल्ड विथ प्रोटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। मतलब इसके अंदर बहुत सघन रूप से प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस रहेगा और इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हाइफा बाई ए सेप्टा। सेप्टा के द्वारा अलग हो जाएगी क्योंकि माइसीलियम या हाइफा जो है यहाँ पर असेप्टेड है, तो ये एक डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि ये जूस्पोरेंजियम का काम कर रही है। और इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस रहेंगे वो सेवरल यूनिन्यूक्लियेट पार्ट जो रहेंगे राउंड्स ऑफ हो जाएंगे। मतलब इस प्रकार से ये जूस्पोरेंजियम है जिसके अंदर सभी गोल गोल हो जाएंगे, राउंड ऑफ, जितने भी न्यूक्लियस थे। और उसके बाद दे बिकम पियर शेप्ड या नाशपाती के आकार का, या इस प्रकार से जिसको पायरीफॉर्म बोलते हैं, ये बन जाएगा। और पियर शेप्ड जूस्पोर में ये मेटामॉर्फोज्ड हो जाएंगे, रूपांतरित हो जाएंगे और इस प्रकार से यूनिन्यूक्लिएट बाइफ्लैजेलेटेड, जो एंटीरियर डायरेक्शन में दोनों फ्लैजेला दिख रहे हैं, तो एक टिंसल टाइप का रहेगा, इस प्रकार से छोटे छोटे हेयर्स रहेंगे, और एक विप्लेस टाइप स्मूथ रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको बाइफ्लैजेलेटेड, वन ऑफ टिंसल एंड वन ऑफ अदर इज विप्लेस टाइप रहेगा। और प्राइमरी जूस्पोर्स इज रिलीज इनटू सराउंडिंग वाटर, पानी में आ जाएंगे प्राइमरी जूस्पोर, कुछ समय तक ये फॉरवर्ड आगे की ओर बढ़ेंगे तैरते हुए, और उसके बाद विड्रा कर देंगे, फ्लैजेला उससे विड्रा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। देन उसके बाद ये गोल हो जाएंगे इस प्रकार से, पहले इस प्रकार से थे पियर शेप, तो थोड़ी देर तैरे, उसके बाद स्विम करने के बाद ये गोल हो गया और सिस्ट बन गई, चारों से एक वॉल बन जाएगी। देन ये जो सिस्ट है ये ब्रेक हो जाएगी और इससे एक बाहर पदार्थ कंटेंट निकलेगा इन फॉर्म ऑफ किडनी शेप्ड स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से किडनी शेप्ड जूस्पोर बनेगा और ये कहलाएगा सेकेंडरी जूस्पोर्स। और ध्यान रहे कि सेकेंडरी जूस्पोर्स आर स्मॉलर देन प्राइमरी जूस्पोर्स एंड इन दिस केस द फ्लैजेला आर लेटरली इंसर्टेड एंड अपोजिटली डायरेक्टेड, लॉन्ग विप्लेस एंड शॉर्ट। मतलब इस प्रकार से रहेगा ये, और ये लेटरली डायरेक्टेड है, ये इस प्रकार से। ठीक है, तो लॉन्ग वाला रहेगा आपका विप्लेस और शॉर्ट वाला टेंसल टाइप का रहेगा। टेंसल में छोटे छोटे हेयर्स रहते हैं। तो इस प्रकार से भी चित्र दिखाते हैं आपको। तो इसके बाद अब आइए सेकेंडरी जूस्पोर की कहानी सुनिए। सेकेंडरी जूस्पोर स्विम्स फॉर लॉन्गर पीरियड एंड अल्टीमेटली कम्स टू रेस्ट। मतलब सेकेंडरी जूस्पोर जो था लंबे समय तक तैरेगा और अल्टीमेटली जो है अंततः वो रेस्ट करेगा और इंसेस्ट हो जाएगा इस प्रकार से। और सिस्ट इमीडिएटली जर्मिनेट्स बाय जर्म ट्यूब, और ये जर्म ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट कर लेगी और नया माइसीलियम बनाएगी। तो इस प्रकार से देखा आपने कि किस प्रकार से प्राइमरी जूस्पोर बनता है, फिर उसके बाद रेस्टिंग स्टेज आती है और उसके बाद फिर सेकेंडरी जूस्पोर बनता है, फिर उसके बाद फिर रेस्ट करता है और जर्म ट्यूब के द्वारा जर्मिनेट करता है। तो ध्यान रहे कि यहाँ पर
जर्म ट्यूब के बाद हाइफा बनेगा और हाइफा ही माइसीलियम कहलाता है बाद में कलेक्टिवली। जूस्पोर्स जो रहेंगे दे आर नेकेड हैविंग नो सेल वॉल एंड यूनिन्यूक्लिएट। ध्यान रहे जूस्पोर जो हैं नेकेड हैं और यूनिन्यूक्लिएट है। स्पेशल बात ये यहाँ पर कि द सक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ टू मोटाइल फेज बाय सेप्रोलेग्निया इज कॉल्ड डाईप्लेनेटिज्म एंड द कंडीशन इज नोन एज डाईप्लेनेटिक। मतलब सेप्रोलेग्निया की लाइफ साइकिल में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान 2 बार मोटाइल फेज देखने को मिलती है, प्राइमरी जूस्पोर एंड सेकेंडरी जूस्पोर, और भी सक्सेसिव प्रोडक्शन हो रहा है क्रम से, तो इसको बोलते हैं डाईप्लेनेटिज्म। इसका इंपॉर्टेंस वैसे तो विशेष कोई ज्ञात नहीं है, अननोन है, पर कोर्स ऑफ इवोल्यूशन में विकास के क्रम में बता सकते हैं कि पॉलीप्लेनेटिज्म इज प्रिमिटिव देन डाईप्लेनेटिज्म एंड डाईप्लेनेटिज्म इज प्रिमिटिव देन मोनोप्लेनेटिज्म एंड मोनोप्लेनेटिज्म इज प्रिमिटिव देन एप्लेनेटिक कंडीशन। मतलब एप्लेनेटिक कंडीशन जो है वो नॉन मोटाइल कंडीशन को ज़्यादा एडवांस बताया गया है। पॉलीप्लेनेटिज्म का मतलब यहाँ पर मोर देन 2, 3, 4 बार जूस्पोर बनते चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड पॉलीप्लेनेटिज्म। दो आपने देख ही लिया। मोनो मतलब एक ही बार प्लेनेटिक कंडीशन रहेगी और एप्लेनेटिक में प्लेनेटिक कंडीशन रहेगी ही नहीं, मतलब वहाँ जूस्पोर बनेंगे ही नहीं। तो सिग्निफिकेंस तो पता नहीं है इसका कुछ अभी तक। अब प्रोलिफरेशन की बात करते हैं। द बेसल सेप्टम ऑफ एम्प्टी जूस्पोरेंजियम, जब जूस्पोरेंजियम इस प्रकार से रहेगी और इससे जूस्पोर बाहर निकल जाएंगे तो ये यहाँ पर जो सेप्टम रहेगा इससे फिर से जूस्पोरेंजियम बनेगी इस प्रकार से, ठीक है। फिर इसके बाद इससे जूस्पोर बनेंगे, फिर इसके बाद फिर इसके सेप्टम से फिर एक जूस्पोरेंजियम बनेगी। मतलब 1 बाय 1 एक ही सेम जूस्पोरेंजियम से बार बार नहीं इस जूस्पोरेंजियम का बनना और उससे जूस्पोर का बनना रिपीटेड होता जाता है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, इसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन, ठीक है। इस प्रकार से अब आप देखिए चित्र देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा क्लियर होगा। ये देखिए ये हाइफा का टिप स्वेलन हो गया, उसके बाद सारे न्यूक्लियस वगैरह प्रोटोप्लाज्म वगैरह यहाँ आ गए, प्राइमरी जूस्पोर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ सेप्टा बन गया है, तो ये रेस्ट ऑफ हाइफा से अलग हो गया। इसके बाद देखिए कि ये आपका जो सिलेंड्रिकल बेलनाकार जूस्पोरेंजियम है वो यहाँ पर सेप्टा से अलग हो चुकी है। अब यहाँ पर अंदर जितने भी यूनिन्यूक्लिएट पार्ट थे वो गोलाकार हो रहे हैं, प्रोटोप्लाज्मिक मास के द्वारा सराउंड हो रहे हैं और प्राइमरी जूस्पोर बन गया इस प्रकार से, ये दिखा। और फिर एपिकल पोर के द्वारा ये बाहर आ रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। जूस्पोरेंजियम के बाहर आते हैं, कुछ समय तक फॉरवर्ड होकर आगे की ओर बढ़ते हैं तैरते हुए, और उसके बाद फिर रेस्टिंग स्टेज आ जाती है। फ्लैजेला इसके विड्रॉ हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, और रेस्टिंग स्टेज में सराउंडेड बाई ए वॉल, फिर उससे सिस्ट ब्रेक होती है और इससे फिर सेकेंडरी जूस्पोर बनता है। तो दोनों में अंतर देखिए, ये पायरीफॉर्म है, पियर शेप्ड है, और ये किडनी शेप्ड है या बीन के आकार का है। और इसके बाद ये बहुत लंबे समय तक तैरता है, मैंने पहले ही बताया, फिर रेस्ट करेगा, फिर जर्म ट्यूब के द्वारा ये जर्मिनेट करता है। तो इस प्रकार से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई खास नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है परीक्षा के लिए और आगे के आपके एग्जाम्स के लिए कि यहाँ पर डाईप्लेनेटिक कंडीशन दिखाई दे रही है। एक ही फंगस के लाइफ साइकिल में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जूस्पोरेंजियम से 2 बार 1 बाय 1 बीच में रेस्टिंग स्टेज आती है, तो 2 बार यहाँ पर जूस्पोर बनते हैं, दैट इज कॉल्ड डाईप्लेनेटिज्म। अब यहाँ देखिए और एक चित्र और दिखाया जा रहा है, ये कि यहाँ पर ये जो जूस्पोरेंजियम है एम्प्टी हो गई है, इससे जूस्पोर बाहर निकल चुके हैं, फिर इसके बेस से फिर एक जूस्पोरेंजियम बनती है, इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी जूस्पोरेंजियम, और उसके बाद इससे भी हो जाएगा, बाहर निकल जाएंगे तो फिर थर्ड बनेगी। तो इस प्रकार से ये आपको प्रोलिफरेशन की प्रक्रिया भी बताई गई। देन कम टू नेक्स्ट, एंड नाउ वी विल कम टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ दी सेप्रोलेग्निया। सेप्रोलेग्निया की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, यहाँ पर बाय मीन्स ऑफ गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट, मतलब यहाँ पर जो गैमेटेंजिया हैं मेल और फीमेल, जैसे ये फीमेल है, फीमेल ग्लोबोज होगी, तो मेल इस प्रकार से रहेगा, तो साइड बाय साइड है, दोनों के कांटेक्ट गैमेटेंजियल कांटेक्ट के द्वारा होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर न्यूक्लियस जो रहेगा वो यहाँ पर पहुँचेगा, ये बताते हैं आपको। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 पार्टनर हैं, एक एंथ्रेडियम है, दूसरा ओगोनियम है,
ठीक है। मेल पार्टनर को एंथ्रेडियम बोलेंगे, फीमेल पार्टनर को ओगोनियम बोलेंगे। पोजीशन ये रहेगी, एक तो हाइफा के टॉप में रहेंगे टर्मिनल, और मोस्टली होमोथैलिक कंडीशन देखने को मिलती है, रेयर केस में हेट्रोथैलिक भी हो सकता है। और ओगोनियम जो रहेगी दैट विल बी स्फेरिकल एंड ग्लोबोज एंड मल्टी न्यूक्लियस, करीब 4 से 10 न्यूक्लियस इसमें बाद में एक बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड मल्टी ओविएट। तो पहले तो मल्टी न्यूक्लियट रहेगी, लेकिन उसमें से केवल 4 से 10 तक ही एक बनाते हैं, मतलब ओगोनियम के अंदर मोर देन 1 एग रहेगा, दैट इज प्रिमिटिव कंडीशन, जिसमें मल्टी ओविएट कंडीशन कहलाएगी। एंथ्रीडियम जो रहेगा वो लेटरल आउटग्रोथ है, इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं आपको, इस प्रकार लेटरल आउटग्रोथ निकलेगा इस प्रकार का हाइफा से, और ये डिलिमिटेड होगा बाय सेप्टा के द्वारा। दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स डिलिमिटेड हो जाएंगे, सेप्टा के द्वारा अलग हो जाएंगे, मतलब जुड़े रहेंगे बट डिलिमिटेड बाय सेप्टा। और ट्यूबुलर है, मल्टी न्यूक्लियट है, बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे, इलॉन्गेटेड, ट्यूबुलर एंड मल्टी न्यूक्लियट। फर्टिलाइजेशन के समय मैंने पहले ही बताया, दोनों गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के द्वारा एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं। मेल ब्रांच जो है वो ओगोनियम की तरफ बढ़ेगी, ये ओगोनियम है मान लीजिए, तो ओगोनियम की तरफ ये मेल ब्रांच बढ़ेगी और अल्टीमेटली इससे क्लोज हो जाएगी, जैसा क्लोज वहाँ पहले चित्र बताया था इस प्रकार से क्लोज हो गई। और उसके बाद एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ से कांटेक्ट होगा वहाँ पर फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी इस प्रकार से। और वो ट्यूब जो है, जैसे ये है मान लीजिए एंथ्रेडिया, तो ये ओगोनिया है, यहाँ पर ही फर्टिलाइजेशन ट्यूब एंटर कर जाएगी, फिर इससे न्यूक्लियस यहाँ प्रवेश कर जाएंगे, ध्यान रहे। और वो न्यूक्लियस इसको ओगोनियम की वॉल को पायर्स करते हुए, मतलब पेनिट्रेट करते हुए, दोनों न्यूक्लियस मिलेंगे मेल और फीमेल के, और डिप्लॉयड oospore बनेगा, जाइगोट जिसको बोलते हैं, डिप्लॉयड oospore बना। एंड oospore इज रेस्टिंग स्ट्रक्चर, और एट द अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशन इट एब्जॉर्ब वाटर। जैसे ही प्रतिकूल स्थिति आएगी, अनुकूल स्थिति आएगी फेवरेबल, तो ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा और स्वेलिंग आएगी, उसमें फूल जाएगा। या तो ओगोनियम के अंदर ही आपका जर्मिनेशन हो जाएगा इसका, या फिर ओगोनियल की वॉल जो है डीजनरेट हो जाएगी, दोनों में से एक है। मतलब ओगोनियम के अंदर ही मल्टी oospore बन गया क्योंकि मल्टी ओविएट था, और यहीं पर ये सेल्स अप हो जाएंगी, या फिर ये ओगोनियल वॉल से बाहर आ जाएंगे, दोनों चीज़ें। तो इस प्रकार से ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हुई। इसको और थोड़ा सा अभी बताते हैं। जाइगोट की में फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन होगा, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉयड हो गया है, इसलिए अब 4 हैप्लॉयड न्यूक्लियस बनेंगे और इस प्रकार से हैप्लॉयड हाइफा बनेगा। अकॉर्डिंग टू सम साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि देयर इज ए गैमेटेंजियल मियोसिस, मीन्स एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम दे आर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। मतलब ये जो ओगोनियम था और ये जो एंथ्रीडियम था ये खुद डिप्लॉयड है ऑलरेडी, मीन्स सेप्रोलेग्निया थैला से डिप्लॉयड मान के बताइए। और आफ्टर रिडक्शन डिवीजन इसमें मेल न्यूक्लियस, मतलब मेल न्यूक्लियस जो बनेगा इसमें वो रिडक्शन डिवीजन के बाद बनेगा, और एक भी रिडक्शन डिवीजन के बाद बनेंगे। मतलब यहाँ पर एक बनने के पहले और आपके मेल गैमेट बनने, मेल न्यूक्लियस बनने के पहले यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन हुआ, बिकॉज ऑफ इन लोगों का मानना यह है कि सेप्रोलेग्निया डिप्लॉयड है, ठीक है, मतलब ओगोनियम भी डिप्लॉयड, एंथ्रेडियम भी डिप्लॉयड। तो इस प्रकार से देयर इज नो रिडक्शन डिवीजन इन जाइगोट एंड सेप्रोलेग्निया, बिकॉज ऑफ इनका मानना है सेप्रोलेग्निया डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से जब लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेज में तो पहली बात करेंगे और हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल है, लेकिन फिर जब कुछ साइंटिस्टों की बात मानेंगे तो डिप्लॉन्टिक टाइप भी कर सकते हैं। इन सम केसेज, कुछ ऐसे भी केस देखने आए हैं कि ओगोनियम जो है पार्थेनोस्पोर्स का कार्य करेगी, मतलब डायरेक्ट वो नया हाइफा बना सकती है विदाउट पार्टनर, मेल पार्टनर के। इट इज़ कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस में ऐसा होता है कि विदाउट मेल या विदाउट मेल गैमेट ओगोनियम से डायरेक्ट न्यू हाइफा बनता है, दैट इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। और यहाँ पर ओगोनियम किसका वर्क कर रही है, पार्थेनोस्पोर्स का वर्क कर रही है। तो इस प्रकार से देखिए ये सोमेटिक हाइफा दिखाई दे रहा है जो कि मल्टी न्यूक्लिएट और ब्रांच है, इससे फिर ओगोनियम और हाइफल ब्रांच निकल रही है इधर साइड बाय साइड। ये एंथ्रेडियम है
और ये डेवलपिंग ओगोनियम। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे एग दिखाई दे रहे हैं, फिर से बड़ा करके बता रहे हैं आपको, ये देखिए बहुत सारे एग हैं। तो ये मल्टी ओविएट कंडीशन ओगोनियम में, ठीक है। और यहाँ बाजू में आपको दिखाई दे रहा है एंथ्रेडियम जो कि मल्टी न्यूक्लिएट है, और यहाँ से फर्टिलाइजेशन ट्यूब जाती हुई दिखाई दे रही है। इससे न्यूक्लियस पहुँचेगा अंदर और सबको फर्टिलाइज कर देगा। तो यहाँ पर गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू प्लाज्मोगेमी हो रही है, मतलब एक दूसरे के प्लाज्मा और न्यूक्लियस पास पास किसके बेस पे आ रहे हैं, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के, एक दूसरे के कॉन्टैक्ट हुआ गैमेटेंजियम में, फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा अंदर पहुँच गया। इसके बाद ये होता है नेक्स्ट कैरियोगेमी होगी, मतलब फ्यूजन होगा न्यूक्लियर का, और इस प्रकार से ये अब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बन गया तो ये oospore कहलाएगा, ठीक है। oospore हमेशा डिप्लॉयड हो 2n, ये डिप्लोफेज चालू हो जाएगी। और उसके बाद फिर जर्मिनेशन होगा, या तो देखिए ओगोनियम के अंदर ही oospore का जर्मिनेशन हो रहा है, या ये बाहर आकर जर्मिनेट करेंगे, और इस प्रकार से जूस्पोरेंजियम बनती है, मानना है लोगों का। और इस प्रकार से फिर यहाँ पर जूस्पोर बनेगा, फिर हाइफा बनेगा, इस प्रकार से, ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेप्रोलिग्नियम बताया गया आपको शॉर्ट में। अब देखिए इसकी लाइफ साइकिल। अब चूंकि लाइफ साइकिल आपको हैप्लॉन्टिक टाइप का लिखना है, इसलिए सोमेटिक हाइफा हैप्लॉइड बताइए, और ये से जूस्पोरेंजियम बनेगी। एम्पेटिक जूस्पोरेंजियम भी दिख रहा है, मतलब प्रोलिफरेशन, प्राइमरी जूस्पोर बना, इंसिस्ट हुआ, फिर सेकेंडरी जूस्पोर बना, देखिए ये पायरिफॉर्म है, ये किडनी शेप्ड है, और इसके बाद फिर ये सिस्ट के द्वारा सराउंड हो गया, फिर उसके बाद ये जर्म ट्यूब के द्वारा ये जर्मिनेट करेगा, फिर माइसीलियम बनेगा। तो ये इट इज़ कॉल्ड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसी में वेजिटेटिव भी जोड़ सकते हो, फ्रेगमेंटेशन, और फिर ये या गैमा बना, और फिर ये गैमा से ये बन गया, ठीक है। जैसे मतलब वेजिटेटिव में क्या है, यहाँ पर आपको बताना है सोमेटिक हाइफा में फ्रेगमेंटेशन हुआ, फ्रेगमेंटेशन से फिर टुकड़े बने, वो सब बना लिए क्या, सोमेटिक हाइफा। या फिर गेमा बना और गेमा अलग हो गया, और जितने गेमा हैं सब बनाते गए क्या, हाइफा, इस प्रकार से। इसके बाद इधर आप देखिए कि ये आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाई दे रहा है, मतलब ये लाइफ साइकिल में दोनों बात बताना है। अब यहाँ पर बताएंगे कि सोमेटिक हाइफा से दोनों पार्टनर बने, फिर फर्टिलाइजेशन ट्यूब गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट के थ्रू फर्टिलाइजेशन ट्यूब एंटर करी, और उसके बाद फिर ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना कैरियोगेमी के बाद। oospore ये वाला डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर जो oospore हैं, तो ये ठीक है, मल्टी oospore हो गया इसमें। फिर इसके बाद जैसे रिडक्शन डिवीजन, अब यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन बताना है आपको, ठीक है, तब हैप्लोफेज आएगी और इसके अंदर जूस्पोर वगैरह बनने लगेंगे, बाद में सोमेटिक हाइफा बनेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मोस्टली द लाइफ साइकिल ऑफ द सेप्रोलिग्निया विल बी हैप्लॉन्टिक टाइप बिकॉज ऑफ हैप्लॉयड फेज यहाँ प्रधान है, डिप्लॉयड फेज बहुत कम समय के लिए है। देखो दो ही फेज है, ये पूरा का पूरा हैप्लॉयड फेज है और ये डिप्लॉयड। लेकिन जब अपन सेप्रोलिग्निया को डिप्लॉयड मानेंगे, मान लीजिए इसको यदि आप डिप्लॉयड मान रहे हो, तो केवल यहाँ पर आपको रिडक्शन डिवीजन दिखाई देगा जब मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है, एक बनेगा और मेल न्यूक्लियस बनेंगे इसके अंदर। उसके बाद फिर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर रहेगा और पूरा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यहाँ तक बनता चला जाएगा, मतलब यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन नहीं होगा, यहाँ पर होगा एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड एग, ठीक है। तो ये रेयर है, यहाँ पर डिप्लॉयड फेज की प्रधानता है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक डिप्लॉयड है, तो इसको डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल कहते हैं, ये कुछ विद्वानों का मानना है। तो इस प्रकार से हमने आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की कि किस प्रकार से डाईप्लैनेटिक कंडीशन दिखाई दे रही है, किस प्रकार से मल्टी ओविएट कंडीशन दिखाई दे रही है, तो जो फंजाई को एक नया लुक दे रही है। और इस प्रकार से हायर एग्जाम्स में भी सेप्रोलिग्निया का इतना ज़्यादा महत्व है कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या पूछ ले। और चूँकि इसमें बहुत बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर डाईप्लैनेटिक कंडीशन दिखाई दे रही है, और ओगोनियम का मल्टी ओविएट होना ये सिद्ध करता है कि इसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर छुपे हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।